नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास जो है आप लोगों के लिए इस दिल्ली पुलिस वैकेंसी की जो तारीख अनाउंस हो चुकी है, तो जितने बच्चे हो आप लोग जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया होगा और ये अब अंतिम पल है जिसमें आप लोगों को बस प्यारे बच्चों जीके ही पढ़ के जाना है, क्योंकि जिसने रीजनिंग और मैथ्स पढ़ ली है उसका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो वो अच्छा कर लेगा, और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है अगर उसने पहले से पढ़ रखा है तो वो वहाँ उसकी जो है कंप्यूटर के भी क्वेश्चन उसको आसानी से कर लेगा। लेकिन पूरा खेल रहेगा जीके का। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को इन जो 3 4 5 दिन जो भी बचे हैं, या शुरुआत में जिन बच्चों के एग्जाम शुरू होंगे तो बाद वाले बच्चों को शुरुआत की 1 2 शिफ्ट के बाद ये पता लग जाएगा कि भाई जो है जो जीके में जो 50 क्वेश्चन है उसमें कहाँ से कौन से पोर्शन से वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के जो 2 सब्जेक्ट है यही बच्चे को परेशान करेंगे, बाकी कोई भी सब्जेक्ट आपको परेशान नहीं करेगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के मद्देनज़र स्टैटिक जीके की आज की हमारी ये क्लास, भले ही आप लोगों ने पहले स्टैटिक जीके अच्छे तरीके से पढ़ लिया हो या कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो आज की क्लास में हम लोग जो स्टैटिक जीके क्वेश्चन पढ़ेंगे ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही एक रामबाण साबित होने वाले हैं। आपकी तैयारी को और एक नई दिशा देंगे। यहाँ से आप लोगों को एक अलग से आइडिया मिलेगा कि हाँ, आने वाले कुछ दिनों में हमें किस तरीके से स्टैटिक जीके के जो है ये जो टॉपिक्स है यहाँ से क्वेश्चन को कवर करके जाना है। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टैटिक जीके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया प्यारे बच्चों, थोड़ा सा एक टफ रहता है, लेकिन भले ही कई बच्चा पॉलिटिक्स पढ़ता है, हिस्ट्री पढ़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ता है, जियोग्राफी पढ़ता है, साइंस पढ़ लेता है, लेकिन ये जो स्टैटिक जीके वाला जो पार्ट रहता है ना, बहुत बच्चों को परेशान करता है। बट आज से प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आने वाले हैं, एक आप लोगों को एक थोड़ा नई दिशा देकर जाएंगे, जिससे आप लोगों को ये चीज़ें, और मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं इन सबका आंसर आप रट के जाएं भाई। ठीक है। हो सकता है आप लोगों को हूबहू वही क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाए। क्वेश्चन पूछा गया है, एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें कितने मंदिर और मठ है। भाई इससे पहले क्या होता था कि यही पूछा जाता था कि एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं। अब बच्चों से यह तक पूछने लग जाएंगे कि भाई एलोरा की जो गुफाएं हैं वो जहाँ है ठीक है, लेकिन उसमें कितने ये मंदिर और मठ पूछ रहा है। तो भाई प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहूँगा ये जो मंदिर और मठ है इनकी संख्या है 34। और उसके अलावा अगर बात कर ले भी एलोरा की गुफाएं है कहाँ पे, एलोरा की गुफाएं हैं औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। और उसके अलावा प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक बात जरूर याद रखनी है कि जो वर्तमान में 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है, 200 का है और 500 का है। 1000 रुपये और 2000 का नोट तो बंद हो चुका है, लेकिन इन नोटों के कलर भी आप लोगों को पढ़ के जाने हैं। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में कौन सी ऐसी करेंसी है भारत में जिसमें एलोरा की गुफाएं उस नोट के ऊपर अंकित है, छपी हुई है। ठीक है। तो ये जरूर याद रखना भाई, ये कौन से, ये एलोरा की जो गुफाएं हैं एक वर्तमान में एक मुद्रा है जो हमारे भारत में जो वर्तमान में प्रचलित है उस पर भी छपी हुई है। तो आप लोगों को ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं, उसमें से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है। और ये जो एलोरा की गुफाएं हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित जो गुफाएं हैं, मठ और मंदिर का एक केंद्र है। ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हो 34 मठ और मंदिर है। इसमें से 12 जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें गुफाएं ये जो है प्यारे बच्चों, और 17 हिंदू है। गुफाएं संख्या दे रखी है 1 से 12 और गुफाएं संख्या 13 से 29, और 5 जैन धर्म की गुफाएं हैं। ठीक है। तो ये जो गुफाएं हैं उनकी संख्या जैन धर्म की 30 से 34 धर्मों से संबंधित है, जो एक ही चट्टान में एक साथ खोदे गए हैं और प्राचीन भारत की जो धार्मिक सहिष्णुता है उसका सिंबल है भाई। ठीक है। तो ये जरूर आप लोगों को याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो 12, 17 और 5, ठीक है, यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ कवर करनी है। टोटल कितनी है? 34 मठ मंदिर है जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की संस्कृति से संबंधित है। ठीक है। तो पूछ ले भी कितने हैं, तो आप लोगों को ये जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य भी कहा जाता है। अब दक्षिण इंडिया के जो नृत्य हैं और नृत्य से संबंधित जो पर्सनालिटीज़ हैं, ये एग्जाम में यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा, जो आप लोगों को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भी अच्छे तरीके से कवर करके जाएं। अलग अलग राज्यों के नृत्य पढ़ के जाएं, अलग अलग राज्यों की झीलें पढ़ के जाएं, अलग अलग राज्यों की योजनाएं पढ़ के जाएं, अलग अलग राज्यों के सीएम पढ़ के जाएं, राज्यपाल पढ़ के जाएं, लोकसभा की सीटें पढ़ के जाएं, राज्यसभा की सीटें पढ़ के जाएं, विधानसभा की सीटें पढ़ के जाएं। तभी आप लोग अच्छा कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा है कि भाई जीके उसी बच्चे का अच्छा हो सकता है जो राज्य वाइज पढ़े। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्यों के से संबंधित जो की फीचर्स है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, ऐसा अगर आप लोग कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों आप लोगों को जीके में बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी भाई। ठीक है।
तो क्वेश्चन ये है कि भाई कौन से नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है, तो यहाँ पे ये मईल जो अट्टम है प्यारे बच्चों, इस नृत्य को मयूर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग देख सकते हो कि ये नृत्य है जो इस प्रकार से किया जाता है, और दक्षिण भारत का ये फेमस नृत्य है जो तमिलनाडु और केरल राज्यों में किया जाता है। तो दक्षिण भारत के कौन से राज्यों में ये नृत्य फेमस है? मयूर नृत्य तमिलनाडु और केरल में, ठीक है। और जब राज्य का नाम आता है तो सबसे पहले पॉलिटी से अगर हम लोग क्वेश्चनों की बात करें तो भाई लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। स्टैटिक जीके की बात करें तो उन राज्यों में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, ठीक है, ये जरूर आप लोगों को पता होना चाहिए। अभयारण्य कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें जो डांस करने वाले होते हैं वो मोर पंखों और वेशभूषा में सजकर मोर के समान गति और लालित्य का प्रदर्शन करते हैं। खासकर भगवान सुब्रमण्यम को समर्पित ये जो है त्योहार जो है मनाया जाता है, जो उस त्योहार के दौरान ये नृत्य किया जाता है, ठीक है भाई, ये जरूर आप लोग याद रख लेना। तमिलनाडु और केरल का कौन सा नृत्य है? ये मईली अट्टम, ठीक है, और मयूर नृत्य एक ही बात है। कजरी तीज या फिर कभी कभार कई जगह लिखा आता है कजली तीज, ठीक है। भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? प्यारे बच्चों बार बार मैं वही कह रहा हूँ, अलग अलग राज्यों के फेस्टिवल पढ़ के जाएं। ये जो कजरी तीज है प्यारे बच्चों, ये राजस्थान से संबंधित है, और राजस्थान के भी एक पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट है बूंदी, वहाँ का ये प्रसिद्ध है, ठीक है, बूंदी शहर के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ देख सकते हो आप लोग। और ये जो त्यौहार है माता पार्वती को समर्पित है, और सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। जिस प्रकार से करवा चौथ का एक व्रत जो आप लोग सभी जानते हो, उसी प्रकार से यहाँ आप देख सकते हो। और जबकि अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की कामना करती है। लो भाई, दोनों ही एक ही चीज के अंदर है। जो अविवाहित कन्याएं हैं वो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए कामना करती हैं, और जो विवाहित है सुहागिन महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। कौन सा? कजली तीज, जो यहाँ पे लिखा पड़ा है, ठीक है, ये जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है भाई, ठीक है। घर घर तक सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का जो माध्यम है भारत के अंदर, अगर देखा जाए तो रेलवे मार्ग तो इतना ज़्यादा है नहीं। भारत में आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे रेलवे लाइंस नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है, और हवाई मार्ग तो वैसे भी बताने की आवश्यकता है नहीं। जल मार्ग, भारत में साउथ इंडिया का पार्ट जो है जलमग्न वाला एरिया है, जल वाला क्षेत्र है, बाकी तो कहीं कुछ भी नहीं है भाई। तो सीधी सी बात है कि 3 ऑप्शन तो वहीं प्यारे बच्चों आप लोग हटा सकते हो। बच गया कौन सा? सड़क परिवहन। लगभग 70 से 80% जो ट्रांसपोर्ट का माध्यम माना जाता है वो सड़क परिवहन माना जाता है भाई। सड़क ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा माध्यम है जो भारत में ज़्यादातर सामान को लाने ले जाने, और जो मनुष्य है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है अपना भी सामान के साथ साथ खुद भी ट्रैवल कर सकते हैं, तो उसके लिए सरल सुगम जो माध्यम माना गया है सबसे ज़्यादा जिसका प्रतिशत है वो है सड़क यातायात, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए एक सतनामी आंदोलन शुरू किया था भाई? बढ़िया प्रश्न है। देखो भाई, इनमें से B.R. अम्बेडकर जी ने, महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने और गुरु घासीदास जी ने। तो यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों, चमड़ा श्रमिकों से संबंधित जो गुरु घासीदास जी ने सतनामी आंदोलन शुरू किया था, और विस्तृत तरीके से बात करें, ये जो आंदोलन है भाई 19वीं सदी की शुरुआत में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में फेमस रहा, ठीक है। इससे दलित समुदाय, खास तौर पे जो चमड़े के काम से जुड़े हुए थे, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा सके, इस संदर्भ के लिए भाई, इस चीज़ के लिए ये जो है सतनामी मूवमेंट जो है शुरू किया गया गुरु घासीदास जी के द्वारा। उन्हें आत्मसम्मान की भावना दी जा सके भाई। जो चमड़ा श्रमिक थे, जो चमड़े से संबंधित जो लेबर थी, उनको समाज के अंदर प्रमोट करने के लिए, उनको ऊंचा उठाने के लिए भाई ये जो सतनामी है मूवमेंट शुरू किया गया 19वीं सदी की शुरुआत में छत्तीसगढ़ के अंदर भी, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेज़बानी कब की थी भाई? बढ़िया प्रश्न है। इंडिया में जो है पूछा गया ये कि पहली बार एशियाई गेम्स जो है इसकी मेज़बानी कब की थी। तो भाई अभी तक बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात करें तो एशियन गेम्स भारत ने मेज़बानी की थी 1951 में। और आप लोगों को एक बड़ी बात बता दूं कि ये ऐसे एग्जाम में पूछा गया एक बार क्वेश्चन कि एशियन गेम अभी तक कितने हो चुके हैं, तो 19 एशियन गेम अभी तक आयोजित हो चुके हैं, ठीक है। और लास्ट वाला कब हुआ था? 2023 में हुआ था। कहाँ हुआ था? चाइना के अंदर हुआ था, ठीक है।
ये जरूर याद। अभी तक 19 एशियन गेम आयोजित हो चुके हैं। अंतिम जो था 2023 में चाइना में हुआ था अभी, ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। और यहाँ आप देख सकते हो एशियाई खेलों की मेजबानी की थी भारत ने पहली बार। यह उद्घाटन जो है एशियन गेम्स 4 मार्च से 11 मार्च 1951 तक नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। भारत की राजधानी नई दिल्ली में 4 से लेकर 11 मार्च तक 1951 के अंदर। और 1951 में ही आप लोगों को बड़ी बातें याद रखनी है भाई। मैं आप लोगों को पहले बताता आया हूँ कि एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग बहुत सारी बातें सीख सकते हो। 1951 में क्या करोगे आप लोग भाई? 1951 में आप लोगों को ये पता होना चाहिए प्रथम संविधान संशोधन हुआ। प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया? 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। उसके अलावा प्यारे बच्चों अगर बात करें कि 1951 में ये जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, इसका नाम क्या है? भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। और 1951 में दूसरी घटना क्या हुई? 1951 में दूसरी घटना हुई पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। जिसका कार्यकाल कब से कब तक? 1951 से 1956। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66 और फिर योजना अवकाश 3 साल का। फिर 69 से 74, 74 से 79, फिर 1 साल का ब्रेक। 80 से 85, 85 से 90, फिर 2 साल का ब्रेक। 92 से 97, 97 से 2002, 2007, 2012, 2017। 12 पंचवर्षीय योजनाएं हिंदुस्तान में लागू हुई। और पंचवर्षीय योजनाएं रूस के संविधान से ली गई और योजना आयोग का काम था पंचवर्षीय योजनाओं को भारत में लागू करना। तो 1951 में भारत ने एशियन गेम्स की मेजबानी की। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ और अभी तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं और दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे अभी एग्ज़ाम में बैठेंगे, उन बच्चों को पॉलिटी से जो संविधान संशोधन से क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो जिस बच्चे को संविधान संशोधन में दिक्कत है वो पॉलिटी की ये शानदार क्लास जो है आपको ज्ञानवर एसएससी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। उस क्लास में मैंने प्यारे बच्चों सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स है, संविधान संशोधन है, उनको पढ़ाया है। उस क्लास को आप लोग एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख के जाएं। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, दिल्ली पुलिस, जीडी, एमटीएस, 10+2, सीजीएल, सीपीओ, एम्स, रेलवे एंड चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो भाई, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए वो क्लास इंपॉर्टेंट है भाई। सारे के सारे अभी तक जो 106 अमेंडमेंट है, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें से जो 30-40 मेन है, उन सब की पार्ट 2 के अंदर वो क्लास है। अगर आप लोग देख लेंगे तो आपके 2 नंबर या 1 नंबर या जो भी एग्जाम में जितने मार्क्स है पक्के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आया है, नागेवाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक कौन सी तकनीक है? होल्डिंग की यानी कि पकड़े रखने की, चोकिंग दम घुटाने, ग्रिपिंग जकड़ने, थ्रोइंग दूर हटाने। तो ये भाई देखो ऐसे जो टर्म्स है अलग अलग खेलों से संबंधित, मैंने आपको पहले कहा है कि भाई अलग अलग जो गेम है, गेम से क्वेश्चन आएगा स्टैटिक जीके में। खेल में खिलाड़ियों की संख्या पूछेगा, खेल और खिलाड़ियों की संख्या। फिर खेलों से संबंधित ट्रॉफीज पूछेगा। फिर ट्रॉफीज के बाद खेलों से जो संबंधित जो एब्रीविएशंस है, जो शब्दावली है वो पूछेगा। फिर खेलों से संबंधित जो टूर्नामेंट्स है उसका आयोजन, शुरुआत, आगामी नेक्स्ट आयोजन, ये सब पूछेगा। क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर खेलों से संबंधित जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी का नाम देके पूछेगा कि ये बताओ कौन से खेल से संबंधित है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ ट्रम्प पूछा गया। देखो ये दूर हटाने की, थ्रोइंग की एक प्रोसेस है, ठीक है। देखो भाई जिसे फेंकने की तकनीक नागेवाजा, उसी प्रकार से पकड़ने की जो तकनीक है उसको क्या बोलते हैं? काठे में वाजा। शरीर पे प्रहार करने की तकनीक एटी में वाजा। और ब्लॉक और पेरिस उके वाजा। देखो भाई शानदार शानदार अलग अलग नाम। और रिसीविंग और बैकफॉल को जो तकनीक है उसको उकेमी कहा जाता है। और पुनर्जीवन तकनीक है उसको कप्पो में वर्गीकृत किया गया है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। यहाँ आप लोगों ने ऑप्शन उत्तर 1 देखा, लेकिन चीजें कितनी कवर हो गई? 4। पकड़ने की तकनीक पूछ ले, शरीर पे प्रहार करने की तकनीक पूछ ले, अटैक करने की और ब्लॉक की टेक्निक पूछ ले, एंड रिसीविंग एंड ब्रेकफॉल की तकनीक पूछ ले। तो भाई पता होना चाहिए ये सारी सारी चीजें अच्छे तरीके से। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसको उतार लें, एग्जाम में काम आएगी भाई। लो भाई पहले आप लोगों को मैंने ये कहा था कि भाई अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो 2011 की जनगणना के समस्त आंकड़े आप लोग पढ़ के जाए, एग्जाम में आप लोगों को फायदा होगा। 2011 की जनगणना अंतिम थी,
उसके बाद जनगणना नहीं हुई। नेक्स्ट जनगणना जो है उसके जो आंकड़े हैं 2027 तक आएंगे। ठीक है, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए लगभग 11,500 करोड़ रुपए की जो है 11,500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। 26 से शुरू हो जाएगी जनगणना का प्रोसेस और 27 तक चलेगा, और ये 2011 के बाद जनगणना 2027 वाली कहलाएगी। ठीक है, तो भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार से 2001 से 2011 के दशक में हिंदू जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो कितनी थी। तो भाई ये आप लोगों को याद रखना है भाई, 16.8% का जो है आंकड़ा। 16 का आधा कितना होता है? 8। ठीक है भाई, हिंदू जनसंख्या की ग्रोथ रेट जो थी देख सकते हो आप लोग कितनी थी, 16.8%। इसी अवधि में देश की कुल जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% थी, और मुस्लिम्स जो है मुसलमानों की जो वृद्धि दर है वो 24.6% दर्ज की थी। तो यहाँ देख सकते हो भाई मुसलमानों की ज़्यादा है, 24.6 है। ठीक है, और देश की टोटल जनसंख्या वृद्धि दर थी 17.64%। ठीक है, तो भाई जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है देश में। जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है, तो जनसंख्या कम रहना, या जो सरकार चाहती है कि हम दो हमारे दो ये नारा रहे, बट जनता चाहती है हम दो हमारे गिन लो। तो इस प्रकार से तो भाई ये जो बेरोजगारी है देश की नहीं मिटेगी। कुछ ना कुछ एक्शन लिए जाने चाहिए, जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन भी। देखो फिर से एक क्वेश्चन आया प्यारे बच्चों, मेन काम्फ, जिसको मीन काम्फ लिखा गया है यहाँ। ठीक है, एक ही बात है, को निम्न में से किस राजनेता के द्वारा लिखा गया है? भाई देखो प्यारे बच्चों, ये एक फेमस किताब है जो हिटलर की है, एडोल्फ हिटलर। ठीक है, इनकी जो फेमस किताब है मेन काम्फ, एग्जाम में आती है, इसलिए यहाँ स्टैटिक जीके में मैं आप लोगों के लिए लेके आया। ये देख सकते हो, ये बुक जो है आप लोगों के सामने, मीन काम्फ नामक पुस्तक को नाजी जर्मनी के तानाशाह और नेता एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखा गया, जिसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा, यहूदी विरोध और जर्मनी के लिए अपनी राजनीतिक विचारधारा व योजनाओं का उल्लेख किया है। हिटलर को आप लोग सभी जानते हो। ठीक है, और इस किताब के अंतर्गत क्या बताया गया है, अगर आप हिटलर के फैन हो तो भाई इस किताब को पढ़े। बाकी मैं तो ये बोलूँगा कि किताबों के लेखक याद रखो, वही ज़िंदगी में काम आएंगे। किताबें आप लोगों को सरकारी नौकरी लगने के बाद पढ़नी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आया है कि मानव के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। मानव के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था? भाई देखो भाई, बढ़िया लाइन है, और ऐसा ही सिद्धांत होना चाहिए। सभी मानवों के लिए एक ही जाति, ठीक है, एक धर्म, एक ईश्वर का जो प्रतिपादन है किया गया था श्री नारायण गुरु जी के द्वारा। बहुत सारे बच्चों को यहाँ एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस गलत कर देते हैं कि एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर हो सकता है महात्मा गांधी जी हो, सावित्रीबाई फुले हो, राजा राम मोहन राय जी हो। यहाँ श्री नारायण गुरु जी के द्वारा ये जो सिद्धांत है प्रतिपादित किया गया। वैसे भी जो जात पात है वही वो नहीं होनी चाहिए। जाति एक, जातियाँ अगर बात करें तो दो ही है, स्त्री और पुरुष, और धर्म एक ही है, वो है मानवता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। नफरत बांटोगे तो नफरत मिलेगी, प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा। यही सिद्धांत होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो श्री नारायण गुरु जी ने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, वन कास्ट, वन रिलीजन एंड वन गॉड का नारा केरल के महान संत और समाज सुधारक, ये जो सोसाइटी रिफॉर्मर श्री नारायण गुरु जी ने दिया था, जिनका उद्देश्य जातिगत जो डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना और सामाजिक जो सोशली जो इक्वलिटी है उसको स्टेबलाइज करना भी। ठीक है, और वैसे भी ये जो जातिगत भेदभाव है उसको सामाजिक समानता। अब यहाँ से देखो भाई, है भले ये क्वेश्चन हिस्ट्री का, लेकिन यहाँ से एक बात और सीखने को मिल जाएगी। यहाँ से आर्टिकल आएगा 17 जो छुआछूत का अंत करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है, क्योंकि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 हम लोग पढ़ते हैं, राइट टू इक्वलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 14 क्या बोलता है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 में आता है। विधि के समक्ष समानता की बात कर रहा हूं मैं, कानूनी नजर में सब बराबर है, ये आर्टिकल 14 में आता है। 14 से 18 समानता के अधिकारों की बात की जाती है। तो समाज से जातिगत जो भेदभाव है उसको हटाने के लिए आर्टिकल 14 से 18 का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, इसलिए आर्टिकल 14 और 17 लिखा गया है। आर्टिकल 15 में
धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। 15.1 बोलता है एक राज्य अपने यहाँ के नागरिकों से धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। 15.2 दो व्यक्ति आपस में धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के इत्यादि के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी, ठीक है भाई। चलिए, तो 15.1, 15.2, 15.3 आर्टिकल यहीं से संबंधित थे। और 16 में नौकरियों में समानता की बात होती है, सभी के लिए नौकरियों के समान अवसर या लोक नियोजन में अवसर की समानता, सभी के लिए नौकरियों के एक समान अवसर। एंड 15.6 है EWS के लिए जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट है उसमें रिजर्वेशन की बात करता है। और 16.6 EWS के लिए जो सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की बात करता है। और जो आर्टिकल 18 है वो उपाधियों का अंत है, जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, घूम मठ भारतीय किस राज्य में है? बताओ। देखो भाई प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। घूम मठ ये फेमस है कहाँ का? वेस्ट बंगाल का, ठीक है। घूम मठ कहाँ का फेमस है? वेस्ट बंगाल का, याद रखें भाई, ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हो, ये घूम मठ है, ये भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में दार्जिलिंग के पास स्थित है। और यह तिब्बती बौद्ध धर्म के जो गेलुक संप्रदाय हैं, गेलुक संप्रदाय मतलब जिसे पीली टोपी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण मठ है जिसे यिगा चोइलिंग मठ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भाई। तो तिब्बती बौद्ध समुदाय से संबंधित ये जो मठ है, ठीक है। घूम मठ भारतीय किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में किसके पास? दार्जिलिंग के पास, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है भाई। देखो पहले तो ये पूछा जाता था कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? ओडिशा में है, ठीक है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। और उसके अलावा बड़ी बात, ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है, ये कौन से नोट पे है? वर्तमान में 10 रुपए के नोट पर अंकित है। मैंने आप लोगों से शुरुआत में 20 रुपए के नोट वाला सवाल पूछा था, ठीक है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है भाई, ये बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के तट पे स्थित है। फोटो आप लोग देख सकते हो। कोणार्क का सूर्य मंदिर, वापस वही जानकारी जो भी मैंने आपको दी है, बंगाल की खाड़ी के तट पे स्थित है, उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में है, समुद्र के किनारे। 13वीं सदी का एक भव्य मंदिर है और भगवान सूर्य देव को समर्पित है, जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो प्लेस के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है? भाई देखो प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में विद्यार्थियों के दिमाग का पंखा हिलाने के लिए काफ़ी होते हैं। दिमाग काम करना बंद कर देता है और आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन विद्यार्थियों को परेशान करते हैं। विद्यार्थी पढ़ लेता है भाई, सारे सब्जेक्ट जियोग्राफी पढ़ ली, स्टैटिक पढ़ ली, लेकिन ये क्वेश्चन तो भाई स्टैटिक में भी कोई स्टैटिक का भी अलग कोई अलग से पार्ट है, तो वहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये है भाई स्पीति घाटी। प्यारे बच्चों नाम याद रख लेना, क्वेश्चन ही रट लेना भाई, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कौन से? नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। ये देखो भाई हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में लोकप्रिय रूप से जो है स्पीति घाटी, ये स्पीति घाटी की फोटो है, को कोल्ड डेजर्ट के पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जो हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित है और अपनी बंजर पहाड़ियों, गहरी घाटियों और अनोखी संस्कृति के लिए फेमस मानी जाती है। कभी मौका मिले तो आप लोग जरूर देख के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, पारो तसेचू के नाम से जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार किस देश से संबंधित है? ठीक है, देखो भाई अब जो है फिर से एक देश का नृत्य पूछ रहा है। राज्यों तक ही सीमित नहीं रहता क्वेश्चन, देशों तक भी पहुंच जाता है नृत्यों में, ठीक है। अब देखो भाई पारो तसेचू, अब यहाँ पे बच्चा सोचता है कि भाई ये तो चारों की चारों ऐसे देश लग रहे हैं जिससे ये नृत्य जो ये जो त्यौहार है, ठीक है, ये यहाँ का फेमस है, भूटान का। बर्मा का वर्तमान नाम क्या है? म्यांमार, ठीक है, याद रखें। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और बात करें मुद्रा क्या है? गुल्ट्रम, ठीक है।
थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। मुद्रा क्या है? थाई बेहत। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिताहो। मुद्रा क्या है? कयात। जापान की राजधानी टोक्यो। मुद्रा क्या है? येन। तो यहां एक क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन आ गए भी। एक क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन। एक तो सीधा सीधा पूछा गया भी ये जो नृत्य है, ये जो त्योहार है, सॉरी, कौन से देश का है, ठीक है। उसके अलावा 4 देशों की राजधानी, मुद्रा और ये जो कैपिटल है आप लोगों के सामने आ चुका है, तो भूटान, ठीक है। तो देखो भाई, भूटान देश से संबंधित है। इसे वार्षिक धार्मिक उत्सव के रूप में पारो घाटी में मनाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ ये त्योहार जो है, फेस्टिवल जो है, मनाया जाता है। क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का एक उदाहरण है भाई, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भाई देखो ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो निर्वाह फसल में कौन सा आता है? गेहूं होता है भाई, ठीक है। भाई कौन सा होता है? गेहूं। गेहूं, ठीक है। ये प्यारे बच्चों याद रखना। निम्न में से कौन जो है उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है भाई? और जूट, जिसे हमने कल पढ़ा था, लास्ट क्लास जो टॉप 20 वाली क्लास थी, इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। गोल्डन फाइबर, ठीक है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। गेहूं उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख निर्वाह फसल है, जिसे मुख्य रूप से वाणिज्यिक निर्यात के बजाय स्थानीय खपत के लिए उगाया जाता है, ताकि किसान और उसके परिवार की जो खाद्य आवश्यकताएं हैं उसको पूरा किया जा सके। और इसके साथ साथ आप लोगों को उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ, वो तो पता है ही। उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम भी पता होगा आप लोगों को, राज्यपाल नाम पढ़ के जाए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें, सारी सीटें भाई ज़्यादा ही ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम बात कर ले यूपी की, तो यूपी में आप लोगों को लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 है। राज्यसभा की सीटें कितनी है भाई? 31। और लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें कितनी है भाई? तो विधानसभा की सीटें आप लोगों को याद रखनी है, 403। लोकसभा सीटें हो गई आपकी 80, राज्यसभा सीटें हो गई 31, विधानसभा की सीटें हो गई 403, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 आया है, निम्न में से किस क्षेत्र में एक साल में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है भाई। अब बात करें भाई, हमारे भारत के अंदर जो वर्षा की जो स्थिति है, वो उत्तर जो पूर्वी राज्य है वहाँ बारिश का स्तर सबसे ज़्यादा रहता है। नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और मेघालय का मासिनराम भारत में सर्वाधिक जो है वर्षा वाला स्थान माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ अब देखो ऑप्शन देकर के नागपुर, चेन्नई, जोधपुर दे दिया, ठीक है। तो ये जो है शिलोंग, शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की, ठीक है। लेकिन भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर बात करें, भारत में भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो वो है कौन सा? मासिनराम। मासिनराम कहाँ पे? ये भी मेघालय के अंदर है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना भाई। देखो तो यहाँ पे तो भाई जो 3 विकल्प आप लोगों के सामने दे रखे हैं, नागपुर, चेन्नई, जोधपुर, इसकी तुलना में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? शिलोंग में। मेघालय में स्थित होने के कारण जहाँ भारी मानसूनी वर्षा होती है में वार्षिक वर्षा सबसे अधिक है शिलोंग में। और वर्ल्ड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भी मेघालय के अंदर है, वो शिलोंग के करीब ही है, जो मैंने आप लोगों को बताया है। जो ये मोसिनराम लिखा हुआ है, एक ही बात, ठीक है। तो मासिनराम सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है, याद रखें, ठीक है। राष्ट्रीय जल मार्ग 10 यानी कि नेशनल जो वाटरवे है 10 किस राज्य में स्थित है? अभी देखो NW का मतलब क्या होगा? नेशनल, W का मतलब वाटरवे, हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय वाटरवे मतलब जल मार्ग। 10 पूछ रहे हैं अभी, 10 ये महाराष्ट्र के अंदर, अभी अंबा नदी के ऊपर महाराष्ट्र में है,
कौन सी नदी के ऊपर है? अंबा नदी। और इसकी लंबाई की बात कर लें तो याद रख लेना 45 किलोमीटर लंबा है, 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर लंबाई है इसकी, याद रख लें, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को इनकी चारों राज्यों की भी लोकसभा सीटें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात कर लें लोकसभा की और राज्यसभा की सीटों के बजाय अगर आप लोगों से इन चारों राज्यों की विधानसभा की सीटें पूछे तो वो एग्ज़ाम में ज़्यादातर बच्चा कन्फ्यूजन में रह सकता है। 140 सीटें विधानसभा की, महाराष्ट्र की 288 है, तमिलनाडु की 234 है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल की 294 है विधानसभा की सीटें, ठीक है, विधानसभा सीटें। ठीक है यार बच्चों, तो ये जरूर याद रखना, ठीक है। और केरला में लोकसभा सीटें 20 है, महाराष्ट्र के अंदर ये आप लोगों को पता होना चाहिए 48 है, तमिलनाडु के अंदर 39 है और पश्चिम बंगाल में 42 है, ठीक है, लोकसभा सीटें। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 10 मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में अंबा नदी पे है, जैसा कि हमने बात की, और धर्मतर बंदरगाह को अरब सागर से जोड़ता है, वह परिवहन व व्यापार के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। ये देख लो कौन से बंदरगाह को किससे जोड़ता है? धर्मतर बंदरगाह को अरब सागर से जोड़ने का काम करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है, कि कौन सी नदी पे है, क्या लंबाई है इसकी, ठीक है, जो आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा ये। चलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अराकान और शान के मान्यता के रूप में मानव जातीय समूह है कौन से देश का है? अब बताओ, हमारे भारत के अंदर जो मानव जातीय समुदाय है ना, उनके बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं है, तो भाई आउट ऑफ इंडिया वाले बच्चा कहाँ से बताएगा? भाई ऐसे क्वेश्चन बच्चा नहीं कर पाता, भाई मानव जातीय समुदाय पूछ रखे हैं, कहाँ से बताएगा बच्चा? लेकिन इसको तो याद रख सकते हो, ठीक है। शान और अराकान म्यांमार के, कहाँ के? म्यांमार के हैं। और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी देश आए राजधानी और मुद्रा तो रट्टा मार ही लो, राजधानी और मुद्रा तो रट्टा मार ही लो। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू, ठीक है। और करेंसी क्या है? रुपया। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। मुद्रा क्या है? रुपया। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। मुद्रा क्या है? गुलत्रुम। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिताहो। मुद्रा क्या है? क्यात। देखो भाई ट्रिक तो यहाँ तो नेपाल काठमांडू, श्रीलंका, और श्रीलंका खिलाड़ी महिला जयवर्धने, यहाँ से ये कवर हो जाएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू गुलत्रुम, एक अजीब उगरी है तो बच्चा वैसे याद रख सकते हैं। यहाँ देखो म्यांमार में आ रही है मैया, मैया के बाद कौन आता है? पिता, तो यहाँ से इस देश की राजधानी मुद्रा कवर हो जाएगी। मैया पिता क्या करेंगे जब बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे भाई, ठीक है। माँ बाप आप लोगों पे पैसा लगा रहे हैं, आप लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, आप हॉस्टल में जो पर मंथ का पैसा दे रहे हो, रूम लेके रह रहे हो भाई, ठीक है, पैसा लगता है, तो माँ बाप का उस पैसे के खातिर ही भाई वो कहाँ कहाँ से मैनेज कर रहे हैं, आपको मैनेज करके दे रहे हैं, तो आप लोगों का कर्तव्य क्या है? उस एक एक पैसे की वैल्यू करें भाई, ठीक है, उसी हिसाब से मेहनत करें, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है, ट्रिक बन जाएगी। म्यांमार, ठीक है, ये अराकान और शान म्यांमार के मान्यता प्राप्त मानव जातीय समुदाय हैं, ये उस मानव जाति की कुछ अलग से झलकियां, ठीक है। वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है? भाई देखो प्यारे बच्चों, हरित क्रांति का जब जिक्र आता है तो ये हरित क्रांति 1960 के दशक में, 1960 के दशक की बात है। 1960 के दशक की शुरुआत में हरित क्रांति जो है, अमेरिका के जो कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का वर्ल्ड लेवल पे जनक कहा जाता है, और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। विशेष तौर पर जो बात करें गेहूं और चावल की जो खेती है, उसको आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है
एग्रीकल्चर के अंदर, उसका यूज़ करते हुए इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति जो है हुई थी। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को याद रखना मुख्य उद्देश्य क्या है, कृषि के क्षेत्र में क्रांति। हरित क्रांति को आप लोग कह सकते हो एग्रीकल्चर के फील्ड में क्रांति। ठीक है, और जो नॉर्मन बोरलॉग है ये अमेरिका से भी, ठीक है, यूएस से, अमेरिका से। और यहाँ आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि नॉर्मन बोरलॉग 1960 के दशक में कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाए थे। और ये तो है ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे बात करें। ठीक है, अगर हम बात कर लें भारत में हरित क्रांति के जनक, आप लोग सभी को पता होना चाहिए, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है बच्चों, और विशेष तौर पे ये जो हरित क्रांति है कौन सी फसल से संबंधित थी, ये भी एग्जाम में आएगा, गेहूं, चावल। ठीक है, और एम.एस. स्वामीनाथन जी के बारे में एक विशेष जानकारी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, 2024 में भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित। दो 2024 में इन्हें भारत का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और भारत रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है 1954 में हुई थी भाई, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। शुरुआत में 3 लोगों को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी.वी. रमन और सी राजगोपालाचारी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी तक देश के इतिहास में टोटल 53 लोगों को भारत रत्न दिया गया है और उसमें से 48 पुरुषों को यह पुरस्कार मिला है और 5 जो है महिलाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बात आप लोग अपने जहन में जरूर याद रखना भाई। तो ये हरित क्रांति के जनक वर्ल्ड में, ठीक है, देख सकते हो नॉर्मन बोरलॉग, ये गेहूं के खेती के साथ वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित, और जो एक अमेरिकी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और मानवतावादी थे। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, करेंसी क्या है, अमेरिकन डॉलर। ठीक है, डीसी का पूरा नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आज भी कृषि में प्राचीन जो है बांस जो ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है। भारत के कौन से राज्य के अंदर, वही बता दो प्यारे बच्चों, कि आज भी एग्रीकल्चर में प्राचीन जो ड्रिप सिंचाई टेक्नोलॉजी है भाई, वही ज़्यादातर कहाँ यूज होती है, यहाँ मेघालय के अंदर यूज होती है। फुहारा सिस्टम जो है ड्रिप सिस्टम यूज करके, ठीक है, खेती की जाती है मेघालय में। ठीक है, तो यहाँ प्यारे बच्चों ये सब चीज़ें बात याद रखनी। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। सारी बातें हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे भाई, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है। मेघालय की राजधानी शिलोंग। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर। ठीक है, प्यारे बच्चों ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। और बाकी तेलंगाना में विधानसभा की सीटें कितनी है, 119 है। मेघालय में कितनी है भाई, 60 है। और महाराष्ट्र में कितनी है, 288 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हैं। ये सब मैं विधानसभा की सीटें पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा सीटें मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो जिस बच्चे ने प्रीवियस जो क्लासेस ली है दिल्ली पुलिस की, या फिर जिस बच्चे ने नहीं ली है, वो यूट्यूब पे जाकर के अपनी स्पीड को दुगुना करके वो सारी तमाम क्लासें देख सकता है। अगर किसी बच्चे ने पहले से अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो वो उसको रिवीजन के तौर पे बहुत ही अच्छे तरीके से और कर सकता है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। तो यहाँ मेघालय में आप लोग देख सकते हो, ये है ड्रिप जो सिस्टम है। ठीक है, भारत के मेघालय राज्य में आज भी जो एग्रीकल्चर में प्राचीन बांस ड्रिप जो है सिंचाई तकनीक, यानी कि बम्बू जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, खास तौर पे खासी और जो जैंतिया पहाड़ी क्षेत्रों में भी। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र है ये, यहाँ आप लोगों को याद रखना है। खास तौर पे कौन से, खासी और जैंतिया पहाड़ी क्षेत्र, खासी और जैंतिया
पहाड़ी क्षेत्र, इन दो क्षेत्रों के अंदर ये ज़्यादातर ये चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा जो राज्य है जिसने यहाँ पे 0 से 6 वर्ष तक की आयु के सबसे अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्यों में जो शामिल है भाई। टॉप जो 3 है उसमें भाई प्यारे बच्चों आप लोगों को मध्य प्रदेश मिलेगा। 6 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला है मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो और मध्य प्रदेश भी सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया वाला राज्य। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की बात करें तो कितनी है भाई? 230 है। ठीक है, 230। और केरला में विधानसभा की सीटें कितनी है? 140। आज मैं आप लोगों को सारी सीट पढ़ा रहा हूँ हर एक राज्य की। असम में कितनी है? 126। महाराष्ट्र में कितनी है? 288। ठीक है, ये विधानसभा की सीटें हैं, विधानसभा की, जो आप लोगों को याद रखनी। ठीक है, अगर हम लोग लोकसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की सीटें भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? 29 है। केरला में कितनी है भाई? 20 सीटें हैं। ठीक है, असम में कितनी है? 14 सीटें हैं। और महाराष्ट्र में कितनी है भाई? इसमें लोकसभा में 48 सीटें हैं। तो ये सब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राज्यसभा की सीटें लिख देनी है, जो बच्चा इस क्लास को बहुत ही सही तरीके से नियत से ले रहा हो। राज्यसभा की सीटें चारों राज्यों की, जब भी क्लास की बात आप लोग सुनो हाथों हाथ कमेंट बॉक्स में लिख देना राज्यों के नाम के साथ, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, एग्जाम में बढ़िया प्रश्न बनते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से जो 0 से 6 साल तक के जो आयु की जो बात आती है, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके दिमाग में और उठने चाहिए भी। ठीक है, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए यहाँ से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? एक तो 0 से 6 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की बात आती है। निःशुल्क फ्री प्राइमरी एजुकेशन, कौन सा आर्टिकल है इसमें? इसमें आर्टिकल 45 आता है। ठीक है, और आर्टिकल 45 संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 में है। भाग 4 का नाम क्या है? डीपीएसपी है। और भाग 4 के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 है। तो 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये जो शिक्षा की बात है 0 से 6 वर्ष में, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 2 चीज़ों में अलग अलग और आएंगे इनके एजुकेशन के लिए। 6 से 14 वर्ष तक वाले बच्चे कहाँ जाते हैं भाई? आर्टिकल 21A में जाते हैं। ठीक है, इनके लिए राइट टू एजुकेशन की बात आ रही है, शिक्षा का अधिकार है, जो भाग 3 में आता है। ठीक है, और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य जो बोलता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना लिखाना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाए लिखाए भी। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को याद रखना है 11 जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, कि कौन सा इसमें अमेंडमेंट यूज हुआ? 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, प्यारे विद्यार्थियों याद रख लेना, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल संख्या 21A और आर्टिकल संख्या ये जो है 51A के अंदर जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है भाई, और यहाँ इसके अलावा हम बात कर लें 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 शीर्ष राज्यों में से एक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, किस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और ग्लोबल लेवल पर प्रासंगिक कार्यबल में बदलना है? लो भाई, योजना का उत्तर जब पता लगेगा तो उस उत्तर के बाद उसका उद्देश्य क्या है ये तो क्वेश्चन के अंदर ही आ चुका है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ देखो भाई, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भाई। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य आप लोगों के सामने ऊपर लिखा ही पड़ा है। ठीक है, इस योजना की जो शुरुआत है ना भाई 25 सितंबर 2014 को हुई थी। ठीक है, 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे आता है। 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ था भाई। आज़ाद भारत में जन्मे, यानी कि स्वतंत्र भारत के
पहले से जन्मे हुए सीएम है भाई, ठीक है, और एस से सीएम है जो डायरेक्ट सीएम से पीएम बने, ये बात आप लोग याद रखना। और आज़ाद भारत में जन्मे पहले पीएम है, बाकी सबका जन्म 1950 से संविधान लागू होने से पहले पहले का है, जो देश आज़ाद हुआ 1947 उससे पहले पहले के हैं। मोदी जी 1947 के बाद के हैं, 17 सितंबर 1950, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना। दीनदयाल उपाध्याय योजना जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और ग्लोबल लेवल पर उनके लिए अलग अलग जो उनके कौशल को और अधिक ऊंचा उठाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो कार्यक्रम संस्थानों में उनके लिए एडमिशन, तो तभी उनका जो स्किल है जो है उसको सही दिशा में ले जाकर के उनको गरीबी जो है उसको मिटाया जा सकता है, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता लाना और प्रशिक्षण और नियोजन प्रदान करके ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और ग्लोबल लेवल पे प्रासंगिक जो कार्यबल है उसमें बदलना है, ठीक है भाई। ये जरूर आप लोग याद रखना भाई, ठीक है। क्वेश्चन है, योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए जो घोड़े मोदनी नृत्य है भारत के किस राज्य में किया जाता है, ठीक है। योद्धाओं की जीत का जो नृत्य है भी, देखो यहाँ, हाँ, ये लाइन पढ़ना, योद्धाओं की जीत का जश्न का मनाने के लिए नृत्य का नाम कौन सा? घोड़े मोदनी नृत्य। अब देखो भाई, दो चीजें यहाँ पे आपस में लेट हो रही है कि योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है। एक तो ये उल्टा पूछ लिया, घोड़ा मोदनी नृत्य किस चीज के अवसर पे है, तो यहाँ उल्टा यह हो जाएगा। और जो राज्य है भाई वो गोवा, ठीक है, गोवा के अंदर है प्यारे बच्चों ये नृत्य किया जाता है। और विशेष तौर पे आप लोगों को एक बात जो कवर करनी है वो ये करनी है कि भाई देखो, गोवा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 2 है। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 1 है। और लेजिस्लेटिव असेंबली 40, लोकसभा 2, राज्यसभा 1, लेजिस्लेटिव असेंबली सीटें 40 एमएलए बनते हैं गोवा में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी जो नृत्य है ये भारत के कौन से राज्य में किया जाता है? ये प्यारे विद्यार्थियों किया जाता है, ठीक है, कौन से राज्य में? गोवा में। लोकसभा 2, राज्यसभा 1, विधानसभा 40, ठीक है, सीटें हैं। और उसके अलावा आप लोगों को कर्नाटका, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के विधानसभा सीटें कितनी है? 294। तमिलनाडु में कितनी है? 234, 234। कर्नाटका में कितनी है? 224, 224। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। ये देख सकते हो आप लोग, योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदी नृत्य भारत के गोवा राज्य में किया जाता है, ठीक है। खासकर सिग्मो जो वसंत जो है उत्सव के दौरान, जहां नर्तक योद्धाओं की वेशभूषा में घोड़े पे सवार होकर के युद्ध का प्रदर्शन करते हैं भाई, ठीक है। तो ये जरूर आप लोग याद रख ले। ये क्वेश्चन है कि क्लाइमेट चेंज पर जो पेरिस एग्रीमेंट है ये कब से लागू हुआ? भाई जलवायु परिवर्तन पे जो समझौता है, सबसे बड़ा समझौता वो कौन सा है? पेरिस समझौता भाई, ठीक है। ये 12 दिसंबर 2015 की देन है। कब हुआ तारीख? 12 दिसंबर 2015। देख सकते हो, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता 12 दिसंबर 2015 को हुआ था, ठीक है। और लेकिन यह 4 नवंबर 2016 से इफेक्टिव हुआ था। लागू कब से हुआ? प्रावधान 2015 के हैं, 16 से इफेक्टिव हो गया, जब इसे प्राप्त संख्या में देशों में कम से कम 55 देशों में और ग्लोबल उत्सर्जन के 55% द्वारा अनुसमर्थित किया गया था भी, ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो पेरिस एग्रीमेंट है, ठीक है, पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ठीक है, जहाँ पे ये जो है एग्रीमेंट जो है प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो। तारीख, ईयर याद रखना भी, तारीख भले एग्जाम में पूछे ना पूछे लेकिन ईयर जरूर याद रखना कि पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष की देन है? 2015 की, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोवा के मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? भाई आज आप लोग देख सकते हो कि गोवा से संबंधित योद्धाओं की जीत वाला जो जश्न है, घोड़े मोदनी जो नृत्य है,
एक और यहाँ आप लोगों के सामने प्रदर्शन आ चुका है गोवा का ही। पूछ रहा है कि गोवा के मांडो उत्सव, मांडो फेस्टिवल का संबंध किससे है? क्या स्पोर्ट्स से है, चित्रकारी से है, लिटरेचर से है या म्यूजिक से है? तो भाई म्यूजिक से है ये, ठीक है। गोवा का जो मांडो उत्सव है ये संगीत से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आप देख सकते हो म्यूजिक का प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है। ये घोड़े वाला जो उत्सव था वैसा ही है कुछ, ठीक है। मांडो उत्सव में मुख्य रूप से म्यूजिक का प्रदर्शन किया जाता है। क्वेश्चन आया है 3 सेकंड नियम किस खेल में लागू किया जाता है? भाई देखो 3 सेकंड, ये एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 3 सेकंड नियम जो है कौन से खेल में लागू किया जाता है? तो 3 सेकंड जो नियम है बास्केटबॉल में लागू किया जाता है। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि खेलों से संबंधित सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए? खेलों से संबंधित सबसे पहले ये पता होना चाहिए भाई कि ये किस राज्य का खेल है फेमस, और उसके अलावा इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। इस खेलों से संबंधित जो शब्दावलियाँ हैं वो पता होनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले, यहाँ देखो बास्केटबॉल में 3 सेकंड का जो रूल है इससे संबंधित जानकारी हम पढ़ेंगे, लेकिन बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं सबसे पहले तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और राजस्थान का जो स्टेट गेम है, ठीक है, राजस्थान का जो स्टेट गेम है इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। अभी राजस्थान का स्टेट गेम कौन सा है? बास्केटबॉल है, ठीक है। बास्केटबॉल राजस्थान का स्टेट गेम है जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, ठीक है। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है, 1 या 2, ना 1 बोलना है ना 2 बोलना है, 1 या 2। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, ठीक है। वो जो 3 सेकंड का जो टर्म है ये संबंधित है आपके बास्केटबॉल से, ठीक है। देख सकते हो भाई बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5, राजस्थान का जो स्टेट गेम है इसी बोला जाता है, ठीक है। हाँ, और उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, देखो भाई आप लोगों को बहुत सारे गेम, क्रिकेट 11 खिलाड़ी, हॉकी में 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, नेटबॉल में 7, पोलो में 4, वाटर पोलो, वाटर पोलो में 7, और उसके अलावा वॉलीबॉल में 6, ठीक है भाई। तो यहाँ आप लोगों को ये जरूर याद रखना है कि बास्केटबॉल में 5, खो खो में 9, बैडमिंटन में 1 या 2, कबड्डी में 7, क्रिकेट में 11, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, नेटबॉल 7, पोलो 4, वाटर पोलो 7, अरे रग्बी फुटबॉल भी आता है भाई। रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं 15। फिर कभी कभार जिम्नास्टिक पूछ सकता है कि जिम्नास्टिक में सामान्यतः कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, ठीक है। और पूछ लिया आइस हॉकी में 6, और पूछ लिया बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, बेसबॉल में होते हैं आपके 9, ठीक है। फिर आ गया टेनिस 1 या 2, टेबल टेनिस 1 या 2। लो भाई अलग अलग खेलों से संबंधित जो प्लेयर्स हैं आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। भाई ये एग्जाम में पढ़ के जाना भी प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया जोरदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये 3 सेकंड नियम तो बात कर लेते हैं हम, बास्केटबॉल संबंधित है। 3 सेकंड का नियम मुख्य रूप से बास्केटबॉल के खेल में लागू होता है, जहां एक आक्रामक खिलाड़ी है प्रतिद्वंदी के प्रतिबंधित क्षेत्र यानी कि पेंट या जो ये जो की वाला एरिया है, पेंट की जो ये जो देखो आप देख सकते हो कलर जो किया हुआ एरिया है, लगातार 30 सेकंड से अधिक नहीं रह सकता, जबकि उसकी टीम गेंद के नियंत्रण में हो ताकि खेल तेज और अधिक गतिशील रहे, ठीक है भाई। तो ये 3 सेकंड का जो रूल है बास्केटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन है लेंट जो वर्ड आया है कौन से धर्म के फॉलोअर्स द्वारा मनाए जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है भी, ठीक है।
जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और सिख धर्म। ये जो लैंड वर्ड है ये ईसाइयों से संबंधित है, ठीक है, ईसाइयों से संबंधित है। और ईसाइयों से संबंधित जो क्वेश्चन है आप लोगों को याद रखना भी, ईसाई मिशनरीज को भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का जो अधिकार है, इतिहास के अंदर हम बात करें 1813 के चार्टर एक्ट ने दिया था, ठीक है। ईसाइयों को अपने भारत में धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट, और उसी एक्ट में भारतीयों की शिक्षा पे वार्षिक 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान जो है वो भी उसी आर्टिकल में था, ठीक है। ये बढ़िया प्रश्न जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। लेंट ईसाई धर्म के अनुयायी द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है जो ईस्टर की तैयारी के लिए 40 दिनों के पश्चाताप 40 दिनों की पश्चाताप प्रार्थना और उपवास की अवधि होती है। बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। और ये किस अवसर पे है ये आप लोगों के सामने है। और यहाँ मैं एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहूंगा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, जिनका दूसरा नाम कौन सा है? आदिनाथ। ये पहले तीर्थंकर थे। दूसरे जैन धर्म में पूछ ले तो आपके अजीतनाथ, ठीक है। 10वें पूछ ले तो भाई शीतलनाथ, शीतलनाथ। और अगर आप लोगों से पूछे बच्चों 16वें शांतिनाथ, 23वें पार्श्वनाथ, और 24वें और अंतिम जो तीर्थंकर है मुख्य भगवान महावीर स्वामी, जैन धर्म के अंतिम गुरु माने जाते हैं। और बौद्ध धर्म के संस्थापक आप लोग सभी जानते हो किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध जी को, ठीक है, गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। और भगवान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था भाई वर्धमान, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, ठीक है। अभी ये एग्जाम के पॉइंट से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रेमी, ग्रेमी भी प्यारे बच्चों पुरस्कार है, ग्रेमी अवार्ड। ये संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में, संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार। सबसे बड़ा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ग्रेमी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्रेमी जीतने पहली महिला कौन थी? तन्वी शाह। तन्वी शाह भाई जो स्लम डॉग जो मिलियनेयर है उसके गाने जय हो के स्पेनिश बोल लिखने के लिए मोशन पिक्चर के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड जो है इस श्रेणी में ये पुरस्कार मिला था, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो कौन है आप लोगों के सामने। तन्वी शाह ग्रेमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है जिन्हें 2010 में ये पुरस्कार दिया गया भी, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो प्यारे बच्चों, 2010 में इन्हें जो है ग्रेमी अवार्ड जो है पहली भारतीय महिला बनी जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। संगीत क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ठीक है, याद रखना भाई। टाइगर्स की घटती संख्या को बचाने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस साल शुरू किया गया था? भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है प्रोजेक्ट टाइगर, जिसको हिंदी में कभी कभार ऐसे लिखा आता है बाघ परियोजना। बाघ परियोजना, ठीक है। तो यहां बात करें ये जो है टाइगर प्रोजेक्ट 1973 की देन है, 1973 की देन है, ठीक है। इंदिरा गांधी सरकार में इस योजना को लागू किया गया, ठीक है। बाघों की घटती संख्या को बचाने के लिए भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च होता है 1973 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। और यहाँ आप लोग याद रखना जिसे अप्रैल 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए शुरू किया गया था। और यह भारत के एक प्रमुख वन्य जीव संरक्षण पहल है भाई, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव है, स्कीम है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 इंदिरा सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना बाघों की घटती संख्या को संरक्षण देने के लिए, ठीक है। कौन सा मंदिर होयसल स्थापत्य शैली में बनाया गया है? भाई बढ़िया प्रश्न है। कौन सा मंदिर पूछ रहा है? होयसल स्थापत्य शैली। भाई प्यारे बच्चों अलग अलग जो शैलीज है ना भाई मंदिरों की, वो एग्जाम में एक बार ऊपर ऊपर का देख के जरूर जाए, एग्जाम में कभी बार पूछ सकता है वो, ठीक है। तो ये है केशव मंदिर जो है भाई होयसल स्थापत्य शैली से बना हुआ, ठीक है, कि देख सकते हो केशव मंदिर, जिसे चेन्ना केशव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है,
कर्नाटका के सोमनाथपुरा में स्थित है। केशव मंदिर भारतीय किस राज्य में? कर्नाटका में है, सोमनाथपुरा में। और इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में होयसल साम्राज्य के दौरान किया गया था और यह अपनी जटिल और अनूठी होयसल स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता है। फोटो आप देख सकते हो मंदिर की भाई, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना भाई, कहाँ पे है ये कहाँ पे है? कर्नाटका में, ठीक है। ये साउथ के अंदर है, ये उड़ीसा के अंदर है और ये भाई आप लोग जानते हो मध्य प्रदेश, ठीक है। हाँ, झारखंड का हुंटा नृत्य कौन से आदिवासी समूह से संबंधित है भाई? हुंटा जो है प्यारे बच्चों, संथाल जो है इस आदिवासी समूह से संबंधित है। हुंटा नृत्य झारखंड का, ठीक है। और यहाँ मैं आप लोग बताना चाहूँगा भाई, जो झारखंड जो प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। आप लोगों को एक चीज़ जो मेन जो याद रखनी है, एक तो यहाँ पे झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। लोकसभा की सीटें कितनी है झारखंड में? 14, ठीक है। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 7 है, ठीक है। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 81। ओके, याद रख लेना भाई। झारखंड का हुंटा नृत्य मुख्य रूप से संथाल आदिवासी समूह से संबंधित है, जो छोटा नागपुर क्षेत्र में पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार भाई, जहाँ पे मूवमेंट्स जो होते रहते थे आदिवासियों के प्राचीन इतिहास की बात करें तो, यह शिकार उत्सवों और सामुदायिक आयोजनों के दौरान किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है भी, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना, हुंटा नृत्य संथाल जाति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन आया है, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच में स्थित, किससे ढकी हुई? हिमालय की जो बर्फ से ढकी हुई चोटियों के बीच स्थित वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मायावी हिम तेंदुए का घर है भाई? वाह भाई वाह, बढ़िया प्रश्न है। हिम तेंदुए, लाल लोमड़ी, ठीक है, ये इधर पाए जाते हैं। हिम तेंदुए भाई यहाँ पे कौन कौन सा? एक तो हिम तेंदुआ प्लस लाल लोमड़ी। लाल लोमड़ी के लिए फेमस है, ठीक है, लाल लोमड़ी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ एमिस जो है भाई है कहाँ पे? ये भारत के सबसे बड़े नेशनल पार्क में से एक माना जाता है, लद्दाख। कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर है, ठीक है। पेरियार कहाँ पे है? केरला के अंदर है भाई, ठीक है। कान्हा कहाँ पे है? कान्हा मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर है। तो हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच वह स्थित है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? मायावी हिम तेंदुआ घर है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये देख सकते हो आप लोग, हिम तेंदुआ। क्वेश्चन है कि भारत में जो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस है कब मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस भाई प्यारे बच्चों पूछ रहे हैं आप लोगों से, नेशनल जैवलिन थ्रो डे, नेशनल जैवलिन थ्रो डे, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से संबंधित है ये, नीरज चोपड़ा, ठीक है। नीरज चोपड़ा, जिन्हें एकमात्र जो शख्स जो प्यारे बच्चों गोल्ड मेडल लेके आए ओलंपिक के अंदर, ठीक है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त का दिन था वो, इसलिए 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। और किससे संबंधित है? नीरज चोपड़ा संबंधित है। इन्हें भारत का गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया कहा जाता है। और जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। 12 अगस्त को क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे आता है। 22 दिसंबर को क्या आता है? नेशनल मैथमेटिक्स डे आता है, ठीक है। 12 जनवरी को क्या आता है? राष्ट्रीय युवा दिवस आता है। तो नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद की जयंती से संबंधित है। और यहाँ आप लोग देख सकते हो 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय यूथ डे और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है भाई प्यारे बच्चों। तो यहाँ आप लोगों की चीज़ कवर करके रखनी है। चारों डेज आपके सामने है, ये आप देख सकते हो। भाला फेंकने वाला शख्स नीरज चोपड़ा। नवंबर 2021 में सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव, ट्राइबल जो गौरव है दिवस के रूप में घोषित किया गया।
अच्छा, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है भाई, चलो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन ही कवर हो गया। ठीक है, किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है भाई प्यारे बच्चों? ये अर्जुन मुंडा तो भाई केंद्रीय मंत्री है। ठीक है, कानू मुर्मू, ये सब के सब संथाल समुदाय जो है झारखंड छोटा नागपुर के बड़ा संबंधित है। तो बिरसा मुंडा भाई, मुंडा विद्रोह 1899 का मुंडा विद्रोह के नेता। ठीक है, बिरसा मुंडा, जिन्हें आदिवासियों का भगवान कहा जाता है। कहाँ पे हुआ था ये मूवमेंट? आदिवासियों से संबंधित था। छोटा नागपुर का पठार, झारखंड। वो झारखंड किससे अलग हुआ था भाई? बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, 2000 के अंदर। तो छोटा नागपुर का पठार, झारखंड, बिहार। ठीक है, मुंडा विद्रोह 1899 नेता बिरसा मुंडा। और यहाँ इन्हें भाई धरती का अब्बा कहा जाता है, ये जरूर याद रखना भाई, धरती का अब्बा। ठीक है, और इस मुंडा विद्रोह को महान विद्रोह या उलगुलान विद्रोह कहा जाता है भाई। ठीक है, इनकी जेल में मौत हो गई थी। बिरसा मुंडा आदिवासियों का भगवान। ठीक है, बिरसा मुंडा को क्या बोलते हैं? आदिवासियों का भगवान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? वाह भाई वाह, एक और क्वेश्चन भाई स्टैटिक जीके में आप लोगों को जो जो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ रहे हैं, वो क्वेश्चन एक नई जो है आप लोगों को एक सीख दे रहे हैं भाई। पूरा का पूरा स्टैटिक जीके हर एक सब्जेक्ट को अपने साथ लेके चलता है। पूरा स्टैटिक जीके हर एक सब्जेक्ट को अपने साथ लेके चलता है, चाहे इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी हो और पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो। ठीक है, इन चारों सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलता है, करंट अफेयर को भी साथ लेके चलता है। तो नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 को हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो है उसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय जो हमारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। तो 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी जरूर याद रखना भाई। क्या होता है इस दिन? इस दिन हमारे केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 22 जनवरी को मनाया जाता है भाई बालिका दिवस भाई। ठीक है, यहाँ बालिका दिवस आता है, लेकिन वो प्यारे बच्चों 24 को आता है, ये कुछ नहीं है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं भाई। ठीक है, नेशनल वोटर्स डे। वोट देना बहुत ज़रूरी है भाई। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं गांव से शहर आया हूं तो वापस गांव या वोट देने क्यों जाऊं, मेरे एक वोट से क्या होगा? सोचिए, अगर आपके क्षेत्र से 150 लोग बाहर रह रहे हैं और वो सब इंडिविजुअल यही सोचे कि मेरे एक वोट से क्या होगा, तो आपके एक वोट की वजह से अगर कोई अयोग्य शासक नेता या जो चुनाव लड़ रहा है वो 5 साल के लिए भाई ऐसा राज करेगा जिसके आपके एक वोट की वजह से वो 5 साल के लिए वहाँ के जो लोगों का जो विकास है वो रुक जाएगा। कोई अयोग्य कोई व्यक्ति 5 साल के लिए राज करेगा और जो योग्य व्यक्ति जिसने मेहनती था, जो कर्मठ निर्भीक ईमानदार, अगर वो हार गया तो आपके एक वोट की वजह से आपका पूरा क्षेत्र 5 साल के लिए पीछे हो जाएगा। इसलिए एक एक वोट की वैल्यू होती है लोकतंत्र के पर्व में, तो वोट देना बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का हेडक्वार्टर किस शहर के अंदर है भाई? बहुत बढ़िया प्रश्न है। द हैग, नीदरलैंड। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, हिंदी में ऐसे लिखाएगा भाई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? और आप लोगों को मैं बता दूं कि भाई इंटरनेशनल जो संगठन है और नेशनल संगठन है, WHO, WTO, ILO, ठीक है, WMO, ठीक है, एंड उसके अलावा IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एंड मैनी मोर्स जो संगठन है, एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन जो यूनिट है। ये जितने भी संगठन है भाई, किसी का जो हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, किसी का अमेरिका में है, किसी का फ्रांस में है, जर्मनी में है, ठीक है, अलग अलग जगह है। तो ये सब पढ़ के जाएं, अलग अलग जो संगठन है उनके मुख्यालय कहाँ है, पढ़ के जाएं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है, जो शांति भवन नामक इमारत में है, और यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख जुडिशियल पार्ट है भाई, ठीक है, ये जरूर याद रखना, पीस पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आया है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है और इसकी मुद्रा क्या है। देखो भाई, रीजनिंग में भी जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कैसा क्वेश्चन, रीजनिंग में एक देश का नाम देगा, आगे राजधानी लिखेगा, फिर एक देश का नाम लिखेगा, जगह खाली छोड़ देगा। जीके में भी क्वेश्चन आता है, या तो देश की राजधानी पूछेगा या करेंसी पूछेगा। अब ओवरऑल 212-13 देश है, कितने पढ़ के जाएं। तो भाई पढ़ना तो लगभग आप लोगों को अच्छे तरीके से मान के चलिए भी, आप लोगों को 100-150 देश में पढ़ के जाएंगे। अब यहाँ देखो, वेनेजुएला की राजधानी है कराकस और करेंसी है बोलीवर। करेंसी क्या है, बोलीवर। अब क्विटो किसकी राजधानी है, इक्वाडोर की। कौन से देश की, इक्वाडोर, ठीक है। लीमा किसकी राजधानी है, पेरू की। बोगाटो कोलंबिया की, ठीक है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटो, मुद्रा पेसो। पेरू की राजधानी लीमा, मुद्रा सोल। वेनेजुएला की राजधानी कराकस और करेंसी क्या है, बोलीवर। तो यहां आप लोगों की चीज याद रख लेनी है, ठीक है। देशों की राजधानी और जो मुद्रा है, तीनों चीजें कवर करनी है, ठीक है। क्वेश्चन आया है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। इंडिया के कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा नेशनल उद्यान है, प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा उद्यान है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे भाई देखो, उड़ीसा में आप लोगों को याद रखना है भाई, एक तो नंदन कानन है, चिल्का है, चिल्का झील कहाँ पे है, नेशनल पार्क, ठीक है। नंदन कानन है, सिमली पाल है, नलबाना है, टिक्करपाड़ा है, ईटीसी। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी नेशनल पार्क, रानी इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी। राजस्थान वाले भाई केवड़ा देव हो गया, सरिस्का हो गया, मरुस्थल हो गया, ठीक है। ये फेमस केवला देव, ठीक है। भरतपुर में, सरिस्का अलवर में, मरुस्थल जो हो गया, घना पक्षी हो गया नेशनल पार्क एनपी, ये देख सकते हो आप लोग। और सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश वाले नेशनल पार्क की बात करें, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, जहाँ पे टोटल 11 हैं। मध्य प्रदेश के फेमस देख लो भाई, कान्हा नेशनल पार्क हो गया भाई, पन्ना नेशनल पार्क हो गया, कान्हा, पन्ना, पेंच, ठीक है। बांधवगढ़, मंडला फोसिल, रातापानी। कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, मंडला फोसी, रातापानी, कूनो, माधव, सतपुड़ा। लो भाई, तो ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई महत्वपूर्ण है। कान्हा, पन्ना, पेंच, माधव और कूनो, बांधवगढ़, मंडला फोसी, रातापानी, सतपुड़ा। तो ये प्यारे बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले नेशनल पार्क है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। मिशन इंद्रधनुष भाई भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है। तो भाई मिशन इंद्रधनुष का शब्द प्यारे बच्चों टीकाकरण से संबंधित है भाई, टीकाकरण से संबंधित है। 2014 के अंदर भाई, सॉरी 2014-15 के समय ये जो है मोदी जी ने आते ही 25 दिसंबर के दिन टीकाकरण वाली जो ये योजना है, ये जो शुरू की थी मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, टीकाकरण से। और 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 7 जानलेवा बीमारियों से, जैसे कि जो गंभीर बीमारियां कौन कौन सी, डिप्थीरिया, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस बी, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस से बचाने के लिए पूर्ण वैक्सीनेशन कवरेज देता है
मिशन इंद्रधनुष। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि मिशन जो रेनबो है, मिशन इंद्रधनुष जो है, ये जो स्कीम है जो टीकाकरण संबंधित है, भारत सरकार ने कब शुरू की। ठीक है भाई, भारत सरकार ने कब शुरू की, तो ये जरूर आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। भाई देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन का सबसे पहले तो भाई मैं आप लोगों को फोटो बताऊंगा। ठीक है, उड़ीसा में है ये। ठीक है, और उड़ीसा से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई पश्चिम बंगाल में। आप लोगों को ये पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल की जो सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की जो लोकसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा सीटें 48 है, उड़ीसा में 21 है, और महाराष्ट्र 48 है, पश्चिम बंगाल 42 है। ठीक है, और केरला में लोकसभा की सीटें 20 है। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, अलग अलग लोकसभा की सीटें हैं, और दरिंगबाड़ी जो बाड़ी हिल स्टेशन है ये उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, और उसके अलावा आप लोगों को मैंने पहले बोल दिया कि लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें आप लोगों को रट्टा मार के जाना ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ देखो प्यारे बच्चों, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो अपने ठंडे मौसम और प्राकृतिक सुंदरता के कारण उड़ीसा का कश्मीर कहलाता है, और कंधमाल जिले में है। जिले कौन से में है, कंधमाल में, जिसे उड़ीसा का कश्मीर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जलवायु समानता की वजह से, जलवायु समानता की वजह से, क्लाइमेट इक्वलिटी की वजह से, जलवायु समानता की वजह से भाई दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन को भारत के उड़ीसा राज्य में जो स्थित है उसे उड़ीसा का कश्मीर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, 40 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले 1.5 घंटे में पढ़े हैं। इन 40 क्वेश्चनों में भाई कम से कम पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को मिक्सचर मिला है। ये क्लास अगर कोई बच्चा देख लेता है तो भाई उसको बहुत सारी सहायता मिलेगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहता भी आप लोग इन 40 क्लासों में पूरी स्ट्रेटेजी कवर कर जाओगे, लेकिन प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूरी मेहनत है सिर्फ आप लोगों के लिए, जो दिल्ली पुलिस का सपना देख रहे हैं, जो एसएससी जीडी का सपना देख रहे हैं, तमाम केंद्र सरकार, राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए जो स्ट्रेटेजी के ये जो 40 क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करें तो भाई प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए कम से कम 150-200 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस क्लास को आप लोग लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लास के साथ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि 2025 का महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा पार्ट आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा। एक ही क्लास के अंदर आप लोगों को ज़्यादा अलग अलग चीज़ों से, सोर्सेस से नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक ही क्लास के अंदर आप लोगों की तमाम 2025 संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है सारे के सारे कवर हो जाएंगे। मिलते हैं प्यारे बच्चों बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।